हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एसयू क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा ऑफ एटम में द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कैसे कैसे स्पेक्ट्रम आते हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे आज हम कि कैसे हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कैसे वो स्पेक्ट्रम जो है हम निकालते हैं। लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, प्रीफंड, ये सारे के सारे हम यहाँ पे देखेंगे। हमें पता है हाइड्रोजन एटम हैज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। Energy of an electron in an nth orbit of the hydrogen atom En can be given by the following expression। हमने ये जो पूरी की पूरी जो एनर्जी की इक्वेशन है वो कहाँ से निकाली है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से निकाली है, ठीक है ना। और ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड का स्क्वायर E4m8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये वाली हमें याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन, ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, E क्या होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, M क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड हैज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। H क्या होता है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट। N क्या होती है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, वो वाला N, ठीक है ना। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड एनर्जी स्टेट कितना होता है, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 हमें एनर्जी तो पता ही है कि nth ऑर्बिटल क्या होती है, या फिर हमने देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्बिट में है। तो N2 से ले E2 से लेके E1 के लिए क्या होगी, E2 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर E4m8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ये किसमें, सेकंड शेल में। और उसके बाद फिर E1 में क्या एनर्जी होगी, Z का स्क्वायर E4m8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या होंगे, कॉमन निकाल लेंगे हम, ZEm8 एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे कॉमन है, केवल डिफरेंट क्या है, N2 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर, इसे हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस किस में, N1 पे, ठीक है ना, और माइनस किस पे, N2 पे, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और ये वाली हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में देखी है कि डेल्टा E इज इक्वल टू SC, और यहाँ पे न्यू बार, यहाँ पे न्यू बार क्या है, वेव नंबर, ठीक है ना। तो वेव नंबर यही रखेंगे और SC को नीचे ले जाएंगे, वेव नंबर ए पे ही E SC नीचे, ठीक है ना, इससे ये आ गया यहाँ पे। और डेल्टा E की वैल्यू क्या, हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, Z का स्क्वायर E4m8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पे h का 2 है और एक h और मिला, h का 3 हो गया, और C ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पे 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब Z का स्क्वायर E4m8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, इसे हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, और इसलिए हम यहाँ पे लग जाएंगे वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये हमारी यहाँ पे तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आती है रेडबर्ग कांस्टेंट पे। रेडबर्ग कांस्टेंट हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है, उसकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करें रेडबर्ग कांस्टेंट की, तो कितनी आती है, जैसे हम R इनफाइनाइट भी बोलते हैं, Z का स्क्वायर E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब C। Z क्या है यहाँ पे 1, E क्या है 1.602 × 10⁻⁻19, बताना सबको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास 9.109 × 10⁻31, 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये भी यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। H प्लांक कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपने पिछली वीडियो में, और C यहाँ पे 2.998 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू सारी सारी यहाँ रखी है, और इसकी जो R यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है थ्योरेटिकल, वो आती है निकल के 1.09737 × 10⁻7 पर मीटर। बट ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है वो एक्चुअल यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम करके देखते हैं उससे अलग आती है, थोड़ी कम आती है। कितनी आती है, RH इज इक्वल टू 1.09677 × 10⁻7 पर मीटर। ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि बोहर ने हमसे ये कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो हैवी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके चारों माई क्या यहाँ पे राउंड लगाते रहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा था न्यूक्लियस बहुत हैवी है, वो रोटेशन नहीं कर सकता, उसे इनफाइनाइट मास माना गया था, इनफाइनाइट मास न्यूक्लियस माना गया था, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में केवल कितना फर्क रहता है, 1836.15 टाइम का फर्क रहता है, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि क्या एक हाइड्रोजन एटम में
एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल सी बात है, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है, इसलिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो उसका मास और इसका मास, ठीक है ना, उसका मास और इसका मास के बीच में केवल कितना डिफरेंस रहता है, 1836.15 का डिफरेंस रहता है। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएंगे तो कितना डिफरेंस है, केवल 1836.15 का। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है इन्फाइनाइटली मास है, ठीक है ना, बहुत भारी है, नहीं, बस इतना टाइम ही तो है, है हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट मास बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम आती है इन्फाइनाइट वाले से, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है, 60 पर सेंटीमीटर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इस समय जो है RH पे कौन सा वाला मास यूज़ करते हैं, हम मास करते हैं फाइनाइट वाला, ठीक है ना। और जब हम फाइनाइट वाला मास यूज़ करते हैं तो उस समय हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला जो कि हमने फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, रोटेशनल मोशन में। वो फॉर्मूला होता है किसका, रिड्यूस मास का। जब दो मास की बॉडी होती है, ठीक है ना, और वो अपने सेंटर में घूमती है ऐसे करके, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो यहाँ पे m1 की जगह हम क्या लेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, और m2 की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना। me को इधर ले गए, mn प्लस me, फिर इस mn को यहाँ से नीचे ले आए, ठीक है ना, और नीचे आने के बाद इसे ऐसे बना दिया, ठीक है। ये सिंपल, ये क्या है, करेक्शन है, जिसकी वजह से ये मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये मास कम हो रहा है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट का जो मास है वो यहाँ पे कम हो रहा है RH का, वरना R इनफाइनाइट का कितना था, अगर हम हैवी न्यूक्लियस मानते थे तो उसका रेडबर्ग कांस्टेंट कितना आता था, 1.09737 × 10⁻⁷ पर मीटर। लेकिन हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन एटम में तो केवल और केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो उसका कुछ वो उसका न्यूक्लियस इतना हैवी नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने उसे वहाँ पे फाइनाइट माना, हमने उसे फाइनाइट माना और इनफाइनाइट नहीं माना। इनफाइनाइट बोहर थ्योरी के हिसाब से क्या था, इनफाइनाइट था, लेकिन हमने देखा कि केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही तो है यार, उन दोनों के जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1836.15 तो आ रहा है, तो कहाँ से इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट हुआ, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमने रिड्यूस मास का यूज़ किया, ठीक है ना, और ये वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे m1 m1 प्लस m2 दे रखा है, m1 की जगह हमने mn रखा, m2 की जगह me रखा, ठीक है ना, और इसे रीअरेंज करके हम यहाँ पे ये ले आए, ठीक है ना। हमने क्या करा, अगर मैं इसे यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो, ठीक है ना, इस mn को हमने नीचे ले आए, ठीक है ना, ऐसे me mn, ठीक है ना, mn प्लस me, ठीक है। इस mn को कहाँ ले आए, हम नीचे ले आए, ठीक है। जब हम mn को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, me 1 mn प्लस me अपॉन mn, इसे कॉमन ले लेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे, सिंपल, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह है, me 1, फिर यहाँ पे 1 प्लस me बाई mn, तो सिंपल ये आ गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है ना, इतना ईजी है। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ये सब हटा देता हूँ ताकि देखने में कोई तकलीफ ना हो और कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि रिलेशन यहाँ पे कैसा है, यानी कि सिंपली हम अगर हमें करेक्शन किस चीज़ करना है, हमें केवल इस चीज़ का करेक्शन करना है, इतने से मास का करेक्शन करना है, ठीक है ना। अगर हम इन्फानाइट जो यहाँ पे इन्फानाइट रेडबर्ग कांस्टेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दे ये वाला करेक्शन, तो हमें बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, किसका, रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू R इनफाइनाइट, और ये वाला करेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया। अब सिंपल सी बात है, जो भी करेक्शन होगा उसकी वैल्यू 1 से तो छोटी आएगी, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, 1 प्लस, यानी कि 1 में कुछ जुड़ रहा है और फिर वो 1 से डिवाइड होगा तो जरूर कुछ कम आएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी RH की, R इनफाइनाइट से क्या होगी, छोटी होगी, देखिए छोटी आ रही है, इसमें 737 है और यहाँ पे 677 है, ठीक है ना। बिकॉज क्यों, ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 1 प्लस समथिंग, ठीक है ना। तो छोटा तो हो गई जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 1.09677 × 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है ना। तो ये हमने रेडबर्ग कांस्टेंट क्या करा, यहाँ पे करेक्शन करा और हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो
तो अब हम कह सकते हैं जब हमने रिडबर्ग कांस्टेंट का करेक्शन करा तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ रखी, तो आर एच, ऐसे हमने वेव नंबर को भी एच से किया। और अब हम इससे जो है हाइड्रोजन की, इस फॉर्मूले से हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम का पता लगा सकते हैं। इसी से निकालेंगे कि लाइमर, बार्मर, पास्चर, प्रीफंड, ये सारी सीरीज का पता हम इसी फॉर्मूले से करेंगे और इसी से निकालेंगे। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम का निकालने का, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने दिखाया पॉसिबल ट्रांजैक्शन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने ग्राउंड स्टेट से अपने हाई। इसे मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा आगे, ठीक है ना, कि कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन है, फिर ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर ट्रांजैक्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ट्रांजैक्शन कर सकता है और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हमने फॉर्मूला निकालने की कोशिश करी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। हमने देखा कि हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसको एनर्जी का डिफरेंस आया, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करा, कॉमन निकाला, और उसके बाद में ये वाली जो इक्वेशन थी डेल्टा इज इक्वल्स टू एस सी वेव नंबर, फिर हम एस सी को नीचे ले गए, इस वैल्यू को यहाँ पुट करा, ठीक है ना, ये यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट था, ठीक है ना, और यहाँ पे हमें वेव नंबर मिल गया। लेकिन हमने देखा कि रेडबर्ग कांस्टेंट थ्योरेटिकली वैल्यू अलग आती है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस इन्फानाइट होता है, वो अपनी जगह पे नहीं, मतलब अपनी जगह पे ही रहेगा, वहाँ से नहीं हिलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन्स के आसपास अराउंड करेंगे, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, जिसकी वजह से वो इन्फानाइट नहीं रहता, फाइनाइट मास पे आ जाता है। ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो थी इनफाइनाइट मास न्यूक्लियस के लिए, दोबारा सुनिए, थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो इनफाइनाइट मास न्यूक्लियस के लिए थी, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो थी फाइनाइट मास न्यूक्लियस के लिए। इसलिए इन दोनों में क्या हो गया, फर्क आ गया। जब भी इनफाइनाइट मास न्यूक्लियस की बात करता है तो केवल एक बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है, तो